So, good morning, everyone, and today we are going to start with the geography chapter, chapter number 8, Human Environment Interactions, the tropical and the subtropical region. So, in this chapter, we will be talking about the tropical and the subtropical regions, basically the Amazon basin and the Ganga and Brahmaputra basin. So, let us start with this chapter. So, chapter number 8, Human Environment Interactions. So, Renuka was excited. Shrikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. Renuka's interest in wildlife and forests began at an early age when her uncle introduced her to books on nature. Pictures of distant lands and people who lived there always fascinated her. In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot, wet rainforest. They look so different from me, observed Renuka. They may look different, but they share the same basic needs of life: food, clothing, and shelter, explained Shisha, the uncle. Their children do the same thing as you probably do: play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help families with various things that need to be done. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect materials from the forest. In chapter 8, 9th, and 10th, you will learn about the wildlife of people in the different natural regions of the world. सो लाइफ इन दी अमेजोन बेसिन। ओके, तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे बस एक रेणुका और उनके श्रीशंक अंकल है, एक अंकल श्रीकांत अंकल जो 4 महीने के बाद आए हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उनकी वजह से रेणुका का जो इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, मतलब वाइल्ड लाइफ वगैरह में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड है। तो जब वो बहुत सारी पिक्चर्स लाए, तो जब रेणुका ने देखा उन्हें, तो वो बोलती कि ये तो सब मुझे बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। तो उसके अंकल ने समझाया कि हाँ, ये डिफरेंट तुम्हारे से ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे जैसे ही काम करते हैं। ये इनको भी वही सेम नीड चाहिए होते हैं लाइफ की, ठीक है। और हम अब बस ये एक कन्वर्सेशन थी और अब हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इन दी अमेजोन बेसिन। हाँ, सो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले before learning about the Amazon basin, let us look at the map. Notice that the tropical region lies very close to the equator, between 10 degree north and 10 degrees south. So it is referred to as the equatorial region. The Amazon River flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean in the east. तो अब हम करेंगे मतलब देखेंगे कि जो हमारा ये है, ठीक है, मतलब मैप्स में हम देखेंगे। तो यहाँ अगर मैप को थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, तो ये लोड हो चुका है और हमने इसे बड़ा भी कर लिया है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ है अमेजोन बेसिन, ठीक है। सॉरी, ये अमेजोन बेसिन है और ये जो ब्लू ब्लू लाइंस है ना, ये वाली, ये सारी ब्लू ब्लू लाइंस जो भी सारी, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, या इससे निकल इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं ये है 10 डिग्री नॉर्थ और ये है 10 डिग्री साउथ। और इस 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच में जो है ये लाई करता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखो, ये 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के बीच ही में ये लाई करता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और देखते हैं और इसमें क्या बोला गया है, तो भी फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ यही बोला हुआ है कि, और ये देखो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तो, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बहुत नियर है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वेटर से ही होता हुआ जाता है। तो
इसलिए वो मतलब ये एक इक्वेटोरियल रीजन है क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत ही ज्यादा नजदीकी पे है। ओके, नाउ अब एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि ये जो होती है ना, ये ये जाके ये ये जो अमेज़न बेसिन है वो जाके मिल जाता है यहाँ यहाँ इधर, ठीक है। मतलब इनमें से किसी एक रिवर की, सपोज ये रिवर मान लो, इसकी आगे भी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती होंगी, ठीक है, लेकिन ये तो इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, है ना, तो इसीलिए इसको ऐसे बोला गया है कि वो अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। हम्म तो वो डायरेक्टली भी नहीं जाती है, तो वो ईस्ट ये है, मतलब एक मिनट, हाँ तो ईस्ट ये है, तो यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स, ठीक है, तो वो यहाँ से निकलती हुई फिर जाती है यहाँ, ठीक है, तो ये होता है कुछ। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं और थोड़ा फॉन्ट साइज डिक्रीज कर देते हैं। सो नाउ, सो इक्वेटोरियल रीजन ये हम देख लेते हैं। द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, सो इट इज रेफर टू एज, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। द प्लेस where a river flows into a number of body of water is called the river's mouth. Numerous tributaries join Amazon River to form Amazon Basin. The river basin drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and small part of Venezuela. Okay. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली माउथ होता क्या है एक रिवर का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सपोज करो ये बहुत सारी छोटी छोटी लेक्स हैं या छोटी छोटी मतलब वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, तो ये सब ऐसे आ रही हैं, कहीं कुछ यहाँ से भी आती हैं, कुछ यहाँ से भी आती हैं, ठीक है, और ये सब आगे जाके एक मेन वाटर बॉडी फॉर्म कर रही है, ठीक है, एक मेन वाली वाटर बॉडी जो है ये फॉर्म कर रही है ऐसे। फिर अब यहाँ से ये पूरा एक ही है, और फिर यहाँ पे जैसे ये एक रिवर है ना, तो यहाँ पे है ओशन, तो ओशन ये है ये, और यहाँ पे जाके ये जो है ये ऐसे ही नहीं जाती है, ठीक है, तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ वाटर बॉडीज में सेपरेट हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बताती हूँ कि एक्चुअली चीजें है क्या। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो ये होती हैं ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, मतलब ये वाली जो, जैसे ये जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज है जो मिलके एक रिवर बना रही हैं, वो होती हैं ट्रिब्यूटरीज। जो ये छोटी छोटी रिवर्स हैं इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। उसके बाद ये जो मेन रिवर है इसके पास का जो लैंड होगा उसे बोलते हैं बेसिन, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ये वाटर बॉडीज फॉर्म हुई है इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे जो है ये वाली जो रिवर है, ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है जब ओशन में मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं और रिवर माउथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो मैंने समझाया आपको वो सब समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बोले जा रहे हैं कि जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ज्वाइन करती हैं अमेज़न रिवर को टू फॉर्म द अमेज़न बेसिन, ठीक है। जो रिवर है वो बहुत सारे जो उसकी रिवर्स हैं वो बहुत सारे एरियाज में ड्रेन होती हैं, जैसे कि ब्राजील में होती है, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला में ड्रेन होती हैं वो लोग। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए आप, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्लाइमेट शुरू हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट शुरू होने से पहले मैं आपको एक बार ट्रिब्यूटरीज और ये डू यू नो पढ़ाना ज़रूर चाहूँगी। तो यहाँ लिखा है कि ट्रिब्यूटरीज, दीज आर दी स्मॉल रिवर दैट जॉइन द मेन रिवर, द मेन रिवर along with its tributary that drain an area forms a river basin or catchment area. The Amazon basin is the largest basin in the world. तो ये important है, इसे भी मार्क कर लीजिए, द अमेजोन बेसिन, क्योंकि ये अमेजोन बेसिन के बारे में, वैसे तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अमेजोन बेसिन के बारे में तो इसको स्पेशली मार्क कर लीजिए। और ये है, when the Spanish explorers discovered the Amazon River, they were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts. These people reminded them of the fierce tribe women warriors known in ancient Rome Empire as Amazons, hence the name Amazon. ठीक है, तो एक बारी क्या हुआ, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स यहाँ आए, अमेजोन रिवर डिस्कवर किया उन्होंने, तो वो जो थे अटैक किए गए थे बाय नंबर ऑफ लोकल ट्राइब्स, मतलब लोकल जो भी पीपल होते थे उन्होंने उनको अटैक किया, ठीक है, जिन्होंने मतलब हेड में ऐसा कुछ पहना हुआ था, हेड गियर, और ग्रास से बनी स्कर्ट्स पहनी हुई थी। और वो जब इन स्पेनिश ने इन्हें देखा, उन लोगों को देखा, तो उन्हें याद आ गया वुमेन वॉरियर ट्राइब्स, जिन्हें एंशियंट रोम एम्पायर में बोलते थे अमेजोन, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया अमेजोन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and night are almost equally hot and humid. The sun feels sticky. It rains almost every day, that too without much warning. The day temperatures the day temperatures are high with very high humidity. At night the temperature goes down but the humidity remains high. तो हमने जैसे पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है अबाउट रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट क्या है, मतलब ये अमेजोन बेसिन जो है, अमेजोन बेसिन यहाँ पे इसका क्लाइमेट जो है वो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली जो है रेन फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब अमेजोन बेसिन का जो है वो मतलब इक्वेटर पे ही आता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हॉट है और वेट है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। और जो दिन और रात है वो मतलब ऐसे इक्वली होती हैं, और इक्वल ही होती हैं दिन और रात, और वो इक्वल होने के साथ साथ हॉट और ह्यूमिड भी बहुत होते हैं, और जो स्किन है वो चिपचिपी फील होती है। ठीक है, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। और जो डे टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, मतलब बहुत गर्मी होती है विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है में, मतलब बहुत चिपचिपा लगता है। ठीक है, और रात में जो टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है, मतलब थोड़ा ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। रेन फॉरेस्ट एज इट रेन्स, सॉरी, rainforest. As it rains heavily in this region, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. ठीक है, the ground remains dark and damp. Only shade tolerant vegetation may grow here. तो हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे बहुत रेन फॉरेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा ही रेन करता है, और यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, बड़े और बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। तो जो फॉरेस्ट वो बोल रहे हैं कि वो इतने थिक होते हैं कि जो रूफ होती है, मतलब जैसे जब लीव्स होती हैं तो लीव से एज अ रूफ टाइप बन जाता है, और वो रूफ
जो है वो सनलाइट को अंदर जाने में, मतलब जो फॉरेस्ट है उसके अंदर जाने में भी अलाउ नहीं करती है, इसलिए सिर्फ शेड टॉलरेंट, मतलब जिन पे ऊपर ऊपर ही थोड़ा सा घास और मतलब धूप पड़े उन्हें ही बस वो ही प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्किड्स ब्रोमिलियाड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्किड्स और ब्रोमिलियाड्स दो नाम दिए गए हैं प्लांट पैरासाइट्स के, ठीक है। वो स्पेशल प्लांट्स होते हैं, ब्रोमिलियाड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो अपनी लीव्स में ना वाटर स्टोर कर सकते हैं, और जो फिर एनिमल्स होते हैं जैसे फ्रॉग्स हो गया है ना, वो इन वाटर्स को यूज करते हैं फॉर लेइंग देयर एग्स, ठीक है। उसके बाद द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन fauna, birds such as toucans, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from the birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloth, and ant-eating tappies are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive in these jungles. Crocodile, snake, pythons abound. Anaconda and boa constrictor are some of these species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects, several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. तो आप बोल रहे हैं कि जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है फौना में, मतलब प्लांट्स एनिमल्स वगैरह वगैरह में, बर्ड्स एनिमल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें भी बहुत रिच है, फ्लोरा में तो ये रिच है ही, लेकिन फौना में भी ये उतना ही रिच है। जैसे कि बर्ड जैसे कि जो होती हैं टोकून, जैसे ये वाली बर्ड है टोकून, हाँ तो टुकून है ये वाली बर्ड। ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, आई नेवर फाउंड दिस। हाँ एक मिनट, हाँ ओके सॉरी। हाँ सॉरी। तो इसमें बोला जा रहा है कि बर्ड होती है टोकून्स की जैसी, और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, मतलब नाम है उनका। फिर ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग, ठीक है, which make them different from the birds we commonly see in India. और ये जो बर्ड्स है वो बहुत सारी नॉइजेस भी निकालते हैं, बहुत लाउड नॉइजेस निकालते हैं फॉरेस्ट में। और जो एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे वो होते हैं मंकी, स्लॉथ और एंट ईटिंग टेपीज। और यहाँ पे बहुत सारे वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स भी होती हैं, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, जैसे क्रोकोडाइल, स्नेक्स एंड पाइथन्स होते हैं। और एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर कुछ स्पीशीज हैं उनके, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि बहुत सारी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट भी होती हैं इस बेसिन में, इस रिवर में। और जो फ्लैश ईटिंग फिश होती है, पिराना फिश, वो भी इस रिवर में मिलती हैं, ठीक है। और मतलब सिर्फ पिराना फिश ही नहीं मिलती, और भी बहुत सारी फिशेस यहाँ मिलती हैं। तो और बहुत सारी फिश यहाँ पे मिलती हैं, इसीलिए बोला गया है कि ये जो बेसिन है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इट इज रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर। तो अगर आपको कभी एक स्टेटस मिलता है या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि व्हाई इज द अमेज़न बेसिन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड हियर, तो आप ये लिखेंगे कि द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन fauna, birds such as toucans, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bills for their हाँ तो ये सब लिख देंगे। देयर आर बर्ड्स उनके नाम, फिर देयर आर एनिमल्स उनके नाम, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे वेरियस स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल, various species of reptiles and snakes are found here like anaconda and boa constrictor, and some more are found like crocodile, snake, pythons abound, okay. Then you will write that there are several thousand species of insects, and also it includes several species of fishes including the flesh eating piranha fish, and thus it is proved that the Amazon basin is extraordinarily rich in the life found here, okay. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो अब हम पढ़ेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग
अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी स्लैश एंड बर्न टेक्निक के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक क्या होती है? वो होती है, देखो जैसे एक मिनट में इस आपको बना के दिखाती हूँ एक्चुअली में, तभी आपको समझ आएगा। देखो, ये एक लैंड है, मतलब एक फॉरेस्ट है, ठीक है। ये ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है इतना रीजन, पहले यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, मेन एंड वुमेन फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे, जो लाइक लोकल ट्राइब्स होते हैं वो रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, है ना, क्योंकि फिशिंग और हंटिंग पे मेनली सर्वाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी अगर नहीं मिले एनिमल्स या फिशेस तो कैसे रहेंगे, तो इसलिए वो थोड़ी बहुत कल्टिवेशन भी करते हैं। तो ये इतने फॉरेस्ट में से है जो वो कर देते हैं, मतलब ठीक है, ये वो ले लेते हैं अपने पास, और इस एरिया में से जो सारा वो इतना जो रीजन है उसमें से जो जितने भी ट्रीज हैं वो सब काट के यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एक बारी यहाँ से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लूज हो जाती है, तो वो किसी भी और पार्ट में जाते हैं फॉरेस्ट के, और फिर वहाँ पे वो ये क्लियर कर लेते हैं अपना फॉरेस्ट, वो मतलब जहाँ उस जगह के उस रीजन के ट्रीज, ठीक है। और फिर वो वहाँ कल्टीवेशन करते हैं, फिर बाद में आते हैं, फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे करके ना जो वो लैंड है, फॉरेस्ट है, वो लश ग्रीन फॉरेस्ट में से एक बैरन लैंडस्केप में टर्न आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए, और अब हम पढ़ते हैं कि people grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. They mainly grow tepicoya, pineapple, and sweet potato. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like potato. They also eat queen ants and egg sacs. Cash crops like coffee, maize, and cocoa are also grown here. तो इसमें बोला जा रहा है कि जो मेन है वो हंटिंग और फिशिंग करते हैं, लेकिन जो वुमेन है वो एग्रीकल्चर करती हैं, और जो उनके मेन क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं टेपिकोया, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो। और ये लोग स्लैश एंड बर्न टेक्निक का यूज करते हैं इनको बनाने, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, जिससे कि शिफ्टिंग टेक्निक भी बोला जाता है। यहाँ पे जो स्टेपल फूड है वो है मैनियोक, जिससे जो अंडर ऑल्सो नोन एज कसावा, जो कि अंडरग्राउंड उगता है जैसे पोटैटो उगता है। और ये उसके अलावा क्वीन एंट्स भी खाते हैं, और एग्जैक्ट्स भी खाते हैं, और कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं जैसे कॉफी, मेज और कोकोआ, वो भी यहाँ पे उगते हैं। जो ये रेन फॉरेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा वुड प्रोवाइड करता है फॉर द हाउसेस, ठीक है। कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो थैच्ड हाउसेस में रहती हैं, जो कि बनी होती है जैसे बी हाइव्स, लेकिन कुछ और भी होते हैं जैसे लार्ज अपार्टमेंट जैसे हाउसेस होते हैं जिन्हें मलोका बोलते हैं, जिनकी एक स्लैंटिंग रूफ होती है, ठीक है। जो लाइफ है अमेजोन बेसिन की, जो लाइफ है पीपल की ऑफ द अमेजोन बेसिन, वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। तो बहुत लाइक ओल्डर डेज में, पुराने दिनों में जो हार्ट होता था फॉरेस्ट का वो रिवर से नेविगेट होता था, लेकिन 1970 में जो ट्रांस अमेजोन हाईवे था उसने सारे पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट को इजीली एक्सेसिबल बनाया, ठीक है। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स भी यूज होते थे for reaching various places, or indigenous population was pushed out from an area and forced to settle in a new area where they continued to practice their distinctive ways of farming. और ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही थी वो लीड कर रही थी टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। इट इज एस्टिमेट, वो मतलब लश ग्रीन फॉरेस्ट से वो एक बैरन लैंडस्केप में टर्न होता जा रहा था, ठीक है। और जो टॉप सॉइल थी वो वॉश अवे हो रही थी एज द रेन फॉल्स, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि स्लैश एंड बर्न टेक्निक में ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन मतलब ऐसे वो उसमें लश ग्रीन फॉरेस्ट बैरन लैंडस्केप में टर्न नहीं होता था। मैं क्यों बताती हूँ अभी इसका रीज़न, क्योंकि मेरे को एक बारी मैं आप लोगों को ये
पूरा पढ़ाना चाहती थी, फिर मैं बताना चाहती थी ये। तो उसके बाद मैं बोलती हूँ स्लैशर बर्नर टेक्निक जो है वो लश ग्रीन फॉरेस्ट को नहीं करता है कन्वर्ट, क्योंकि देखो जब वो एक जगह करते हैं, फिर जब उसका सॉइल फर्टिलिटी लूज हो जाता है तो वो दूसरी जगह जाते हैं, और फिर ऐसे करते करते वो और जगह चले जाते हैं, और 10 साल बाद वो वहीं से जाते हैं जहाँ पे उन्होंने अपना पहला फॉरेस्ट क्लियर किया था। तब तक वहाँ पे फॉरेस्ट हो गए होते हैं क्योंकि रेनफॉल प्लेंटीफुल होता है और सॉइल फर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग जो है वो लश ग्रीन फॉरेस्ट को बैरन लैंडस्केप में टर्न नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जैसे कि ये जो सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे ट्रांस अमेजोन हाईवे हो गया, या मतलब एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे आने लग गए, हाउसेस बनने लग गए, वुड्स काटे गए अपना कुछ खेती बाड़ी सबके करने के लिए, तो उसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है लाइव इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जो कि मैं अभी आपको समझा नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे कल, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। लेकिन हमारा आज थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड please like my video, subscribe to my channel and hit the notification bell so that you never miss an update. Also go check out my Facebook account as well as my blogging account, and please follow me on Facebook as well. So bye guys.